आप सभी श्रोताओं को सुप्रभात व नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। मैं देवेश चमोली, प्रथम वर्ष डीएलएड का छात्र डाइट आरके पुरम से आप सभी का स्वागत करता हूं द लर्निंग रेनबो विद डाइट आरके पुरम। द लर्निंग रेनबो एक ऐसी पहल चलाई गई है डाइट आरके पुरम के द्वारा जिससे एक टीचर ट्रेनी की टीचिंग स्किल को एनहांस किया जा सके। आज हमारे साथ हैं उज्जवल कुमार, प्रथम वर्ष डीएलएड के छात्र डाइट आरके पुरम से, जिनका टॉपिक है टीचिंग स्किल्स में माइक्रो टीचिंग। अगर हम उज्जवल की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो उज्जवल एक बहुत ही ईमानदार, सच्चे व अच्छे इंसान हैं। अगर हम उनकी 10वीं की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो वह प्रथम स्थान पे उनकी पोजीशन आई थी। 12वीं की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने 94% अंक हासिल किए व एक बार फिर अपने स्कूल में टॉप किया। को करिकुलर गतिविधियों में अगर बात करें तो उसमें भी उज्जवल हमेशा से ही प्रथम स्थान पर आए हैं। उज्जवल को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड 2019-20 अपने स्कूल के द्वारा मिला है। और इतना ही नहीं, छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक भी उज्जवल हमेशा क्लास मॉनिटर के पद में रहे हैं और डाइट आरके पुरम में भी वो फर्स्ट ईयर में हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हम उज्जवल की रुचियों के बारे में बात करें तो उन्हें किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और योगा करना बहुत पसंद है। अगर हम प्रोफेशन के बारे में बात करें तो आगे जाकर के उज्जवल एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब मैं उज्जवल को आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन हम व्यूअर्स के साथ साझा कर सकें। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे ये निवेदन है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि बाद में उसका आपको उत्तर मिल सके। नाउ ओवर टू उज्जवल। थैंक यू सो मच देवेश मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे डाइट आरकेपुरम के प्रिंसिपल सर डॉक्टर दिनेश कुमार का, हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लक्ष्मी डागर और डॉक्टर नेहा यादव मैम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिसके माध्यम से हम टीचर ट्रेनी अपनी बातों को आप सभी के समक्ष रख पाएँ। तो मैं अभी अपनी पीपीटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर जो मेरा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग स्किल्स उसे आप सभी के समक्ष व्यक्त करूँगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग स्किल्स। आज माइक्रो टीचिंग स्किल्स पे मेरी प्रेजेंटेशन है जिसे मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो जो मेरे प्रेजेंटेशन में मैं पॉइंट्स आप सबके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज, और फिर देवेश एक एक करके उन क्वेश्चंस को मेरे से पूछेंगे और फिर मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। तो जो आज टॉपिक है मेरा वो है टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग स्किल्स। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ एक पिक्चर से जिसमें एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्किल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीचिंग स्किल्स कहाँ पे होती हैं? स्कूल में, क्लासरूम में। तो टीचिंग में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम अलग अलग स्किल्स की भी बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा कंटेंट है आज का माइक्रो टीचिंग स्किल्स में वो है: फर्स्ट, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन; नेक्स्ट, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग; देन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग; फोर्थ, skill of probing questions; fifth, skill of reinforcement; sixth, skill of stimulus variation; seventh, skill of using blackboard; eighth, skill of illustrating with examples। तो इंट्रोडक्शन की जो टीचिंग स्किल्स हैं वो होती हैं। तो जो टीचिंग होता है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, और माइक्रो टीचिंग की बात करें तो अलग अलग स्किल्स को यूज़ करके एक टीचर किस तरह से अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री क्लासरूम के बारे में। टीचिंग स्किल्स आपको पता है, टीचिंग स्किल्स डायरेक्टली अगर बात की जाए तो एक टीचर अपनी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को बच्चों के सामने इजीली, आसानी से, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जिन भी स्किल्स को यूज़ करते हैं वो टीचिंग स्किल्स कहलाती हैं। तो कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। फर्स्ट इज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, थर्ड इज स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, फोर्थ इज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, fifth is skill of reinforcement, sixth is skill of stimulus variation,
7 skill of using blackboard, and last 8th is skill of illustrating with examples. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना। तो किस तरह से इंट्रोडक्शन का स्किल एक टीचर का होना चाहिए ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले पाएँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस क्लास में, जिस स्कूल में हम पढ़ाने जाएँगे, वो एलिमेंट्री स्कूल होगा, मतलब पहली से 5वीं तक के बच्चे। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, 1st टू 5th जो स्टैंडर्ड होता है उसमें। तो उनको कंट्रोल करके मतलब एक जगह बैठा के रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक टीचर के लिए। मुश्किल कहने का मतलब ये होता है कि उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है हर टाइम, कि मतलब शांत मुश्किल से 5 मिनट बैठेंगे, फिर जैसे छठा मिनट होगा उसके बाद वो क्या करेंगे, या तो कहीं और देखेंगे, कोई मस्ती करेंगे, कोई शैतानी करेंगे, लेकिन एक जगह वो नहीं बैठ सकते। बट जो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, इसके थ्रू हम अपने लेसन को कैसे मतलब इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो स्किल जो इंट्रोडक्शन स्किल है, इसके थ्रू हम कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको कितने अच्छे से हम बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर पाएँ। अगर हम किसी भी चैप्टर को या लेसन को बच्चों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे, तभी वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ भी आएगी। और अगर हम एक क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, तो हमें हर चैप्टर के लिए, हर लेसन के लिए अलग-अलग इंट्रोडक्शन स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। अब ये इंट्रोडक्शन के स्किल्स कैसे-कैसे हो सकते हैं? तो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, टीचिंग एड्स हो सकते हैं। सपोज़ अगर मैं अर्थ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ईवीएस में टॉपिक है, तो मैंने एक कागज़ का एक गेंद बनाया ब्लू कलर का, उसपे फिर मैंने कॉन्टिनेंट्स को दिखाया, फिर मैं उसे ले जाऊँगा, बच्चों को बताऊँगा। तो बच्चों का जो ध्यान है डायरेक्ट, मतलब कि ये नहीं कि टीचर आए और वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ये फॉलो हम करते रहे तो बच्चे ना तो ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं वापस से इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो मे बी उनको कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर हम इस तरह के मतलब सीधा जाके क्लास में इंट्रोडक्शन देने की बजाय ये कर दे कि आज हम इस लेसन को करने वाले हैं। तो अगर मैं अर्थ पे कोई लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने एक कागज़ की गेंद बना ली, बच्चों को दिखाया, बच्चे बताओ ये क्या है? तो बच्चे बताएँगे कि ये तो गेंद है सर। तो मैं पूछूँगा, अच्छा कैसे आपको ये बाकी गेंदों से किस तरह से अलग दिख रही है? तो बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये मतलब नीले रंग की है। तो फिर मैं उनको ये बताऊँगा कि अच्छा नीले रंग की तो है, तो आपको इसमें और कुछ दिख रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर, ये कुछ-कुछ हमें लाइनें दिख रही हैं, लेकिन अभी मतलब लाइनें दिख रही हैं और नीला-नीला है। तो मैं उनसे पूछूँगा, आपको लाइन्स का मतलब पता है? ये जो लाइन है, जो भी मतलब ब्राउन कलर की चीज़ें हैं, उन पे ब्राउन कलर से कॉन्टिनेंट्स को मैं दिखा सकता हूँ, या ग्रीन से, मतलब ये टीचर की चॉइस है, आप कैसे दिखाना चाहते हो? तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, हमें तो ये नहीं पता, बट ब्लू वाला पता चल रहा है, ब्लू है, गेंद है, बट ये नहीं पता कि वो क्या है जो मतलब ब्राउन कलर की है, जो लाइन्स हैं। तो फिर इस तरह से मेरा चैप्टर है अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं, ये बताना। तो अब मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से दिया कि एक गेंद ले आया बच्चों को, हर बच्चे को बोला मैंने कि इसे देखो, टच करो, फ़ील करो। तो उसके बाद जब लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि बच्चों, जो ये गेंद है, बिल्कुल हमारा जो अर्थ है बिल्कुल वैसा ही है। कहने का मतलब कि ब्लू कलर का हमारा अर्थ भी है, जैसा आपके पास ये गेंद दिख रहा है। और जो आपको ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की चीज़ें दिख रही हैं, वो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं, उनको बता दूँगा, और इस तरह से मैं उनको इंट्रोडक्शन स्किल अगर अच्छे से दूँगा, तो बच्चों ने सुन लिया, उसके बाद उनके मन में ये होगा कि अच्छा, इनके कॉन्टिनेंट्स में क्या होते हैं, हम किस कॉन्टिनेंट में, तो उनके अंदर एक चीज़ जानने की इच्छा जागृत होगी कि मतलब अच्छा ये कैसे हो सकता है, गेंद है तो कैसे रुकी हुई है, मतलब ओशन है, पानी है, कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन स्किल को एक टीचर को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ताकि उनकी क्लास इंटरेस्टिंग हो और बच्चों को अच्छे से समझ भी आए, और बच्चों का कंसंट्रेशन क्लास में आ पाए, और जो टीचर चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, लेसन स्टार्ट करूँ, उस पे आ पाए। तो मैंने एक माइक्रो लेसन प्लान भी बना रखा है, ये मैथमेटिक्स टॉपिक के, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें टॉपिक है आकृतियाँ और स्थान, क्लास फर्स्ट का है। तो जो माइक्रो टीचिंग है, आपको पहले ही पता है कि मतलब 5 to 6 मिनट्स की क्लास, मतलब एक पीरियड एक क्लास होता है, अगर स्किल के हिसाब से देखा जाए तो स्किल के बेस पे बनाते हैं। मैंने ये बना रखा है मैथ्स सब्जेक्ट का। तो इसमें मैं जैसे इंट्रोडक्शन देने के लिए, अब आकृतियाँ और स्थान है, तो मैंने बच्चों से पूछा, स्टूडेंट्स, बड़ी और छोटी आकृति मतलब समझते हो क्या होता है?
तो बड़ा और छोटा क्या होता है बच्चे आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम तो समझते हैं। तो फिर मैं बच्चों से पूछूँगा अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ कि एक फ़ोटो मैं ले जाऊँगा जिसपे एक फ़ोटो नहीं कई सारे टीचिंग एड ले जाऊँगा जिसमें कुछ फ़ोटोज़ होंगी। जैसे-जैसे मेरे अभी लेसन प्लान में आने वाला है, माइक्रो लेसन प्लान में। मैं ऊँट की फ़ोटो दिखाऊँगा बच्चों को और एक चूहे की। बोलूँगा कि बच्चों बताओ ऊँट बड़ा है या फिर चूहा? तो बच्चे तुरंत आंसर करेंगे कि नहीं सर ऊँट बड़ा है, चूहा छोटा है। क्यों? उन्होंने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करा, उन्होंने देख रखा है कि जो ऊँट होता है बहुत बड़ा होता है और चूहा छोटा-सा, क्योंकि चूहा उनके घर में भी रहता है, लेकिन ऊँट उनके घर में जिसमें वो रहते हैं वो नहीं रहता। फिर मैं बच्चे से पूछूँगा कि अच्छा बच्चों ठीक है आपने तो बहुत अच्छा आंसर किया। अब ये मुझे बताओ कि ये चॉक है और वो पीछे ब्लैक बोर्ड है, इनमें से कौन छोटा है? तो बच्चे इज़िली बता देंगे कि सर ये जो चॉक है वो छोटा है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ-पूछ के मतलब इंट्रोड्यूस डायरेक्ट नाम ना बता के धीरे-धीरे किसी और चीज़ से उनको बता-बता के कोई और चीज़ बता के उनको टॉपिक पे लाना इंट्रोडक्शन स्किल होता है जिससे कि बहुत अच्छे से हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा। अब कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के प्रीवियस नॉलेज होता है, कि जैसे अभी मैंने बताया कि ऊँट और चूहे में कौन बड़ा होता है। तो बच्चों ने बताया कि मतलब चूहा जो होता है वो छोटा होता है, ऊँट जो होता है वो बड़ा होता है। तो उन्होंने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ किया, जो स कंपोनेंट्स है उसमें यूजिंग टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक बार तो ये कर दिया कि मैंने उनसे बोला कि ये फ़ोटो मैंने 2 फ़ोटोज़ दिखाई उनको और बोला कि ऊँट बड़ा, चूहा बड़ा। लेकिन कई बार मैं ये भी हो सकता है कि अपनी एक्टिविटी करके उनको ग्राउंड में ले जाऊँ और कुछ 2 चीज़ों के बीच में डिफ़रेंस बोलूँ कि इन दोनों में कौन-सा बड़ा है। तो हमें एक्टिविटीज़ को भी चेंज करते रहना चाहिए और कनेक्टिंग एवरी पार्ट इन इंट्रो हर चीज़ को जो भी लेसन में उसको मतलब कि कनेक्ट करके रखना। मैं बात कर रहा हूँ आकृति और स्थान की और मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा जो टॉपिक है मेरे को उसी से रिलेट करके इंट्रोडक्शन देना है ताकि बच्चों का उस टॉपिक पे ध्यान आ जाए और मतलब जोड़-जोड़ के लास्ट में पता चले अच्छा हम तो ये टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे थे। नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अब स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग की बात की जाए कि कोई भी टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने लेसन स्टार्ट करा, उसमें मेरा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को मैं कितने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब अगर क्लासरूम की बात की जाए तो नियर बाई 40 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट अगर माना जाए, तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो 40 के 40 स्टूडेंट्स हैं वो मतलब इंटेलिजेंट होंगे। कि जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने बोला बच्चों कि ये आयत का क्षेत्रफल होता है ये, तो बच्चे और मैंने पढ़ाया और आधे घंटे बाद मैं उनसे पूछता हूँ आयत का क्षेत्रफल, तो सारी क्लास के सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर आयत का क्षेत्रफल होता ही है, तो नहीं। तो जो मेरी क्लास होगी, सभी की क्लास में नॉर्मल क्लास में सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अगर कैटेगरी में डिवाइड करा जाए तो बच्चे 3 तरह के आपको क्लास में मिल सकते हैं। एक तो ऐसी कैटेगरी होती है मतलब जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उनको बताइए वो आसानी से समझ जाते हैं। दूसरा एवरेज बच्चे होते हैं, मतलब कि थोड़ी-सी उन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कंपैरिज़न में। तो सेकंड हो गए और थर्ड होते हैं वीक बच्चे, मतलब उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए 3 तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए हम कभी भी आसानी से एक बार में एक टॉपिक को जाते ही बस बता दिया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए एज़ अ टीचर कि मेरी क्लास के सभी बच्चे समझ गए होंगे, जो मैं बताना चाह रहा था। ये एक टीचर का काम होता है कि कैसे वो अपने टॉपिक को सबको इक्वली समझा पाए। अगर टीचर अच्छे से समझा पा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ उनको क मतलब टीचिंग एड्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। ये टीचर का ही मतलब काम होता है कि अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करे कि क्लास की लास्ट बेंच पे लास्ट रो के लास्ट बेंच पे बैठने वाला बच्चा और फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे को इक्वली समझ आए। तो टीचर को चाहिए कि वो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करे और अलग-अलग एड्स का यूज़ करें, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ पाएँ। जैसे एक माइक्रो लेसन प्लान मैंने बनाया ईवीएस सब्जेक्ट से, जो टॉपिक है वो है डाल-डाल पर ताल-ताल पर। तो अब डाल-डाल पर ताल-ताल पर अगर एक्सप्लेनिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस टॉपिक को हम सभी बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करें कि सबको समझ आ जाए और उनको मतलब कोई अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो वो तुरंत बता दें। एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ करने के टाइम पे हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो कई बार होता है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं।
तो पहले टीचर को उन वर्ड्स की मीनिंग बतानी चाहिए और मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि नॉर्मल जो बच्चे जिस लैंग्वेज को जानते हैं उसमें लेसन को एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेसन को और कुछ ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं जिसका मतलब अगर मेरे बच्चों को नहीं पता, तो हो सकता है कि जहाँ पे उन्होंने उस वर्ड का मतलब नहीं समझ आया, वो उसी वर्ड को सोचते रह गए और आगे मैं तो आगे बढ़ गया एज अ टीचर, लेकिन मेरे बच्चे वहीं पे रुक गए। तो इसलिए ये चाहिए कि ईज़ी वर्ड्स का यूज़ करें, टीचिंग एड्स यूज़ करें। ये भी हो सकता है कि हम वीडियो प्ले कर लें क्लास में, मतलब टेक्निक्स का यूज़ करके। तो एक्सप्लेनिंग स्किल का भी टीचर को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। वापस से बोल रहा हूँ कि क्लास के सभी बच्चों को इक्वली समझ आए, इसलिए। अब कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के, वो देख लेते हैं। यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो इंट्रोडक्शन हमने दिया उससे लिंक होना चाहिए हमारा एक्सप्लेनेशन। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि हमने इंट्रोडक्शन किसी और चीज़ का दिया और एक्सप्लेन कोई और चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और मतलब वो उनको कुछ नहीं समझ आने वाला। टेक्निकल वर्ड्स डिफाइंड इन यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि विजुअल टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हो सके तो वीडियो प्ले कर दो, हो सके तो अगर पॉसिबल हो स्कूल में ऐसी चीज़ें हो तो लाइव दिखा दो। जैसे कि अगर कोई और टॉपिक ईवीएस का ही टॉपिक है, जो मैंने लेसन प्लान बनाया उसमें डाल डाल पर ताल ताल पर, तो मैं इजीली बच्चों को ग्राउंड में ले जाके दिखा सकता हूँ। तो ये लाइव हो गया, इससे बच्चे मतलब नेचर में रह के उसे फील करेंगे तो इजीली समझ सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के। नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग से समझ आ रहा है मतलब प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछना। ये एक एसेंशियल, ये मतलब एसेंशियल स्किल होती है टीचर के लिए कि मतलब क्वेश्चनिंग वो हर टाइम करते रहें। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बाई चांस बच्चे जवाब ना दे पाए फिर डीमोटिवेट हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। एज अ टीचर अगर मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चनिंग स्किल का मैं जितना यूज़ ज़्यादा करूँगा उतना मुझे ये पता चलेगा कि जो बच्चे हैं वो कितने अटेंटिव हैं, समझ आ पा रहा है, उनको नहीं आ रहा है, या फिर बस ऐसे ही हाँ सर समझ आ गया। अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे अगर मैंने कोई कहानी सुनाई जिसमें जंगल में जो शेर था वो मक्खी से डर गया, हार गया, तो मैं बाद में अगर पूछूं अच्छा बच्चों मक्खी ताकतवर थी या शेर, जो हमने कहानी पढ़ी, तो अगर बच्चे जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एक्सप्लेन करा, जो मैंने उनको पढ़ाया वो समझ आया। बट अगर आंसर बच्चों की साइड से नहीं आ रहा, तो मतलब कि जो मैंने अब तक पढ़ाया उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बच्चों को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया से कहने का ये मतलब भी है कि अब ये मत सोचिएगा कि बच्चे रट जाएं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिर से जैसे मैंने पहले बताया, तो उनको स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। टीचिंग एड्स यूज़ कर लीजिए, ड्राइंग्स बना लीजिए, पिक्चर्स वगैरह जो भी ले जाओगे, तो अगर स्टोरी बता रहे हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वाह आज तो मेरे टीचर मेरे को स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो हम तो अच्छे से सुनेंगे। और हो सकता है कि पहले से ही बच्चे अच्छे से बैठे हों कि अच्छा, जैसे मैं हूँ टीचर, मैंने बोला अच्छा बच्चों कल मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा आप सभी को, मेरी क्लास का टाइम तो आप लोग को पता है। तो हो सकता है कि जब नेक्स्ट डे में जाऊं तो बच्चे पहले से ही बैठे हों, अच्छे से सभी शांत बैठ रखे हों, क्योंकि उन्हें पता है कि आज स्टोरी सर सुनाने वाले हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चनिंग स्किल होता है उसका यूज़ करके हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे जो हैं वो मतलब अटेंटिव है नहीं है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एंगेज्ड है नहीं है हमारे साथ लेसन में, या फिर उनका ध्यान क्लास के बाहर है। जो गेट के बाहर से बच्चे दौड़ के जा रहे हैं और कोई किसी को आवाज़ लगा रहा है, कोई किसी को, तो कहीं उनका ध्यान उधर तो नहीं चला गया। तो इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ हमें टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए, जिससे कि एज अ टीचर मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को वो उनको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनिंग बात हुई। आगे जो हम देख रहे हैं वो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं क्वेश्चनिंग स्किल के। अब कुछ 3-4 कंपोनेंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लैरिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब छोटे बच्चे हैं तो ये नहीं कि बिल्कुल ये पूछ लो कि क्या इस कहानी से क्या सीख मिल गई थी आपको, ऐसा डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि जो मोरल है उस स्टोरी का वो एंड में आता है, और वो थोड़ा सा बाकी स्टोरी के और उनके पार्ट से कंपैरिजन अगर किया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैं ये पूछ सकता हूँ कि अच्छा बच्चों आप ये बताओ कि हमने जब कहानी शुरू करी थी, मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब बताया था, तो आपको क्या बताया था कि जंगल का राजा कौन था? तो बच्चे बोलेंगे शेर था, मतलब बच्चों ने सुना।
अब मैं उनसे ये पूछ सकता हूँ कि अच्छा शेर तो था, लेकिन अच्छा कभी ऐसा हुआ क्या कहानी में कि शेर जो था वो हार गया? तो बच्चे फिर सभी बच्चे हाथ उठाएँगे, हाँ, मुझे पता है सर, वो शेर को ना मक्खी ने हरा दिया था। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए कि अगर मेरी जो स्टोरी है उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनसे बाहर से अगर मैं कैरेक्टर कोई पूछ लूँ, तो ऐसा गलती नहीं करनी, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। रिलेटिव हो जो स्टोरी मैंने सुनाई है उसके रिलेटिव में क्वेश्चंस हो, क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए क्वेश्चंस में, और ग्रामेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए कि जो हम पूछ रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल कोई एरर ना हो, बिल्कुल सही हो। और हमें ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चे से छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछें। अच्छा शेर था, शेर क्या कर रहा था? आप बताओ। तो ऐसे-ऐसे करके बच्चे बताएँगे तो ये क्वेश्चनिंग स्किल के जो कंपोनेंट्स हैं मतलब ये सारे क्लियर होते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब प्रोबिंग क्वेश्चंस क्या होता है? ये जो स्किल होता है इसमें जो बच्चों के जो आंसर होते हैं उनके थ्रू हम और ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछ के उन्हीं के आंसर को हम उनका दायरा बढ़ा के, उनका जो आंसर था उसके दायरे को बढ़ा के और कई सारी चीज़ें हम उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जैसे आप लोग लाइन को देख पा रहे हो कि प्रोबिंग इज़ द स्किल ऑफ आस्किंग पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस इन रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट्स इनिशियल आंसर। मैंने बच्चे से पूछा क्लास में, अच्छा रोहित आप ये बताओ कि आप आज स्कूल कितने बजे आए? सर मैं तो 8 बजे आ गया था। आप लेट हुए थे? नहीं। अच्छा आपने रास्ते में किस-किस को देखा? सर देखा तो नहीं, लेकिन कई सारी बसें आ रही थी, उधर और भी लोग थे, कई बच्चे आ रहे थे, जो लेट हो गए थे वो दौड़-दौड़ के आ रहे थे, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आ रहे थे। कई बच्चों के बैग जो थे उनके पेरेंट्स ने उठा रखे थे, सभी के उठा रखे थे, कई बच्चे खुद अपना बैग लेके आ रहे थे। तो मैं ये पूछूंगा कि बच्चे ने आंसर करा कि हाँ नहीं मैं तो सर टाइम पे आया, लेट नहीं हुआ। तो फिर मैं ये पूछ लूंगा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि वो जो रास्ते में चाय की दुकान आती है, आपने देखा क्या उधर? हाँ सर मैंने तो देखा उधर। तो उधर चाय की दुकान पे क्या हो रहा था? तो अब क्वेश्चन का आंसर कुछ और था बट मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया और कुछ उससे चीज़ें पूछी तो बच्चा बोले कि सर वहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैं ये पूछूंगा कि अच्छा आप आ रहे थे तो आपने सुना कि वो जो लोग थे वो किस चीज़ की बातें कर रहे थे? सर हाँ मैंने सुना कि वो ना बात कर रहे थे कि कल तो बारिश हो गई, तो मतलब आज धूप निकल जाए क्योंकि पानी पानी हो रहा है, मतलब धूप निकलना चाहिए, कपड़े मतलब सूख जाएंगे ये। तो अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो आपने स्कूल के गेट पे कोई चीज़ नोटिस करी बेटा जो कल नहीं थी लेकिन आज थी? तो बच्चे बोलेंगे बच्चा जिससे मैंने ये पूछा वो ये बोलेगा कि सर कुछ तो अलग था लेकिन थोड़ा सा पता है। तो इससे वो फिर बच्चा बताएगा हाँ सर गेट पे एक और चीज़ ये मतलब ऐड करा हुआ था और जो बाहर बोर्ड लगा है गेट के उस पे आज का विचार लिखा हुआ था कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चे के एक आंसर को यूज करके मतलब एक आंसर से मैंने कितने सारे क्वेश्चन बनाए और वो बच्चा जो बाकी क्वेश्चंस के बारे में उसे पता भी नहीं था उसके भी आंसर उसने दिए। तो यही होता है प्रोबिंग स्किल का यूज, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं क्लास में जिससे कि एक छोटे से टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स को हम बना सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जिससे कि जो छोटी सी पॉइंट का है उससे बड़े से पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ज़्यादा पॉइंट पे हम ला सकते हैं। एक जो लेसन आप प्लान आपके सामने माइक्रो लेसन प्लान दिख रहा है प्रोबिंग क्वेश्चंस पे, ये हिंदी सब्जेक्ट का जो चैप्टर है चांद वाली अम्मा उस पे है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच्चों ये बताओ कि आप सभी शरारतें करते हो? तो सभी बच्चे बोलेंगे हाँ सर, कुछ बोलेंगे नहीं। फिर मैं पूछूंगा अच्छा सच सच बताओ कौन कौन नहीं करता? तो वही कुछ बच्चे बोलेंगे मैं नहीं करता, मैं करता हूँ। अच्छा फिर मैं ये पूछूंगा कि अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि आसमान में जो चीज चमकती है उसे क्या कहते हैं? जो दिन में जो आसमान में जो चीज चमकती है, सब बच्चे बोलेंगे सूरज सूरज सूरज। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है बच्चों। फिर मैं ये बोलूंगा कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि रात में आसमान में कोई चीज चमकती है क्या? हाँ सर चमकती तो है। फिर मैं किसी और बच्चे से बोलूंगा अच्छा बेटा आप बताओ क्या चीज चमकती है? तो वो ये बताएंगे कि सर चांद भी है जो मतलब चमकता रहता है, सितारे भी चमकते हैं। फिर मैं उनसे ये पूछ लूंगा कि अच्छा बच्चों चांद और सितारे चमकते हैं, दिन में सूरज चमकता है, रोशनी आती है, तो आपको दोनों में से कौन पसंद है? कुछ बच्चे बोलेंगे चांद, कुछ बच्चे बोलेंगे सूरज। अब फिर मैं उनसे ये पूछूंगा कि जिन बच्चों ने बोला कि मुझे चांद पसंद है, मैं पूछूंगा अच्छा बेटा ऐसा क्यों? चांद आपको क्यों पसंद है? तो बोलेंगे रोशनी अच्छी होती है, रात में जो अंधेरा होता है उसको हटा देता है, बड़ा दिखता है, उसे हम अच्छे से देख सकते हैं।
तो बच्चे के एक छोटे से आंसर की रात में कौन-सी चीज़ चमकती है, आप सभी शरारतें करते हो, नहीं करते हो? इससे मैंने रिलेट कर कर के और भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिए और बच्चों ने उन सभी के आंसर्स किए। तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे अगर बच्चा कोई बीच में रुक रहा है कि सर मुझे तो चाँद पसंद है लेकिन मैं क्यों प मतलब ऐसा कई बार बच्चे हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल लो कई बार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे मतलब बढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ बताओ क्यों पसंद है आपको? कर हाँ, चमकता है क्या वो? तो हाँ, बच्चा बोलेगा हाँ, हाँ सर चमकता है इसलिए मुझे पसंद है। तो इसलिए स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस को हमें यूज़ करना चाहिए अपने टीचिंग के टाइम पे, जिससे कि बच्चे का जो टॉपिक का जो है क्लैरिटी वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस में? प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को हमें प्रमोट करते रहना चाहिए कि हाँ बेटा आपने तो ये देखा तो आपको पक्का याद होगा कि जो गेट के बाहर जो बोर्ड है उस पे आज क्या लिखा था, आपने ध्यान दिया? तो अगर मैंने बोला बच्चा कि बेटा पक्का आपको याद होगा, मुझे यकीन है, तो मैंने उनको प्रमोट करा कि हाँ कर सकते हो। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बढ़ेगा और वो बोलेंगे हाँ हाँ सर ये देखा था मैंने। तो कई बार ये होता है कि बच्चे डर जाते हैं और वो मतलब अपने आप को बता नहीं सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन्होंने क्या देखा। तो इसलिए प्रमोट करना चाहिए हमें बच्चों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका इंक्रीज करना चाहिए, इनकरेज करते रहना चाहिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब छोटे बच्चों से क्वेश्चन उनके एज के कंपैरिजन में ही, मतलब जितनी एज है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूछना चाहिए। अब हम अगर ये पूछ लें कि ऐसा, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो कि उन्हें बिल्कुल समझना है। अच्छा बेटा, जो उधर पंचर की दुकान थी उस पे जो अंकल थे वो बाइक वाले, वो अपनी बाइक को क्यों ठीक है, तो बच्चे को उससे कोई मतलब नहीं है कि बाइक वाले अंकल किस लिए बाइक ठीक करवा रहे थे, तो हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि एक और ये हो सकता है कि जो मैकेनिक था उसने क्या करा फिर, तब बच्चा रुक के वो तो चीज देख नहीं रहा होगा। अब वो सीधा बढ़ते आ रहे, बट हाँ जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे नोटिस कर सकते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। तो ये स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट स्किल है वो है स्किल ऑफ री। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, री करना, प्रेरित करना बच्चों को कि हाँ बेटा बताओ, हाँ बेटा बताओ। जो रीइंफोर्समेंट स्किल होता है बच्चों का, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। टीचिंग प्रोसेस में हमें इस स्किल का, रीइंफोर्समेंट स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे, जो कई बार होता है ना, शाई होते हैं बच्चे, अपने आंसर नहीं दे पाते, सोचते हैं कि मैंने बोला गलत हो गया तो बच्चे हंसेंगे, फिर मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे चिढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्लास का जो एनवायरनमेंट है ऐसा क्रिएट कर देना चाहिए कि बच्चे अगर गलत आंसर भी करे तो कोई बात नहीं, उसे हल्का सा हिंट, मैं एज अ टीचर मैं उसे हिंट दूं और वो बच्चा उस हिंट को कैच करके अपना जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर कर पाए। तो री करते रहना चाहिए, जिससे कि जो लर्नर है उसके बिहेवियर में चेंज आएगा और जो उसके रिस्पॉन्सेज आते हैं। जो अगर री स्किल का यूज करने से पहले मेरी क्लास में 50 में से सिर्फ 10 से 15 बच्चे बोलते थे, बट आफ्टर यूजिंग दैट स्किल मैंने नोटिस करा कि मेरी क्लास में अप्रॉक्स मोर देन 35 स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो अभी स्टार्ट ही करा मैंने, तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो हो सकता है कि आगे कुछ और दिनों में जो पूरी 50 के 50 स्ट्रेंथ है मेरी क्लास की, सभी बच्चे अच्छे से उनका रिस्पॉन्स भी आए और मतलब कि सभी क्वेश्चंस के आंसर दे और जो पूछा है वो इजीली बता पाए, शाय ना करें, डरे नहीं। और कोई ये इन सब चीज़ों से नहीं कि बच्चे चिढ़ाएंगे, कुछ नहीं, बट टीचर की साइड से अगर सपोर्ट है तो बच्चा हर चीज़ कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी भी जानते हो कि जो टीचर होता है वो गार्जियन होता है, गार्जियन की जगह पे होते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो देखने वाला कौन, टीचर होता है। तो इसलिए हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ अटैच्ड होना चाहिए, ताकि वो समझ पाए हमें, हम उन्हें समझ पाए, वो हमें समझ पाए। मैंने हिंदी सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे ये लेसन प्लान है, शेखीबाज मक्खी। तो इस पे रीइंफोर्समेंट स्किल को मैंने यूज़ करा है, तो कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे मैंने यूज़ करा। तो अगर मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में गया पढ़ाने, मैं जा पूछूंगा बच्चों को गुड मॉर्निंग, तो बच्चे गुड मॉर्निंग बोलेंगे जाते हैं एंटर होते, ठीक है। तो क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है और इस स्किल का यूज़ कर रहा हूँ, तो स्किल का यूज़ करने के लिए मैं बोलूँगा बच्चों जंगल का राजा कौन होता है? सब बच्चे तुरंत उठ के बोलेंगे शेर शेर शेर। तो मैं क्या बोलूँगा? शाबाश।
कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे जो आंसर नहीं करेंगे, इसलिए होगा उनके अंदर ये डर कि मेरे से पहले तो आगे वाले कर देंगे, फिर मेरे को इतने का कोई मतलब नहीं। तो शेर-शेर बोले, मैं बोलूँगा शाबाश बच्चों। फिर मैं ये पूछूँगा कि अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि शेर कितने दिनों से नहीं नहाया था? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर के बीच में भी बच्चों को रिइंफोर्स करते रहना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे कि सर हमने जो पढ़ा था 2-3 दिन से वो शेर जो था नहीं नहाया था। तो जिस बच्चे ने आंसर करा उसको मतलब शाबाशी देके बहुत अच्छा, पीठ थपथपाते हुए, बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा, फिर मैं ये पूछूँगा क्या पीछे वाले बच्चों से, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ शेर को नींद से किसने जगा दिया था? तो बच्चा ट्राई करेगा, मैं बोलूँगा हाँ बेटा बताओ कि आपको पता है ना कि कहानी में कौन-कौन था? हाँ सर पता है। तो शेर को नींद से किसने जगाया था? तो फिर बच्चा आंसर करेगा मक्खी ने। तो फिर मैं उसे बोलूँगा बेटा बहुत अच्छी कोशिश की, और मक्खी ने ही शेर को नींद से जगाया था। फिर बाकी मैं क्लास के दूसरे बच्चों से पूछ सकता हूँ कि अच्छा बेटा ये बताओ कि शेर व मक्खी के बीच में कोई वाद-विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी? वाद-विवाद कहने का मतलब कि बच्चों को इसका वाद-विवाद का मतलब भी ये समझा देना चाहिए कि नोक-झोंक, बहस हुई थी शेर और बच्चों के बीच में। तो ये वाद-विवाद वाला वर्ड थोड़ा-सा बाद में यूज़ करें, उनका मतलब बच्चों को इन वर्ड का मतलब पहले बता दें। तो बच्चे बोलेंगे हाँ, हाँ सर बिल्कुल लड़े थे, मतलब दोनों में लड़ाई भी हुई थी। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक। तो कई बार जैसे बच्चों को मैंने मोटिवेट करा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो, पीठ थपथपाया, तो कई बार मेरे को मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और हमेशा रखना ही पड़ता है। जैसे कि बच्चे ने आंसर करा कि हाँ मतलब लड़ाई हुई थी शेर और मक्खी के बीच में। तो मैं स्माइल करूँगा, बोलूँगा बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। फिर लास्ट में जैसे-जैसे फिर कि ये पूछूँगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अच्छा बच्चों मुझे ये बता दो कि मक्खी ने शेर को क्या जवाब दिया? तो बच्चे बोलेंगे कि मक्खी ने तो सर ये बोला कि मैं तुझसे नहीं डरती। मैं बोलूँगा और जंगल के राजा से मक्खी नहीं डरती? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर। तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा प्रयास, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे आंसर्स आप सभी ने दिए। तो जितना मैं बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, शाबाश, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने कोशिश करी। तो इन सब कंपोनेंट्स का, घटक्स का जब मैं यूज़ करूँगा तो बच्चे जो हैं अंदर से मोटिवेट होंगे, करेज जो इनकरेज है वो बढ़ेंगे, इनकरेजमेंट उनका होगा, और फिर वो मतलब ये है कि हाँ, मैं अब पीछे वाले जो बच्चे पहले सोचते थे मेरे आंसर देने से मतलब पहले ही बचे, तो पीछे वाले के अंदर बच्चा जो लास्ट में बैठा है उसके मन में ये आएगा कि पहले आंसर मैं करता हूँ, और सर के क्वेश्चन पूछते ही पहले मैं आंसर दे दूँगा। क्योंकि उसे पता है कि अगर आंसर करूँगा तो फिर सर बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। और कई बार हमें ये भी करना चाहिए कि बच्चों का जो हाथ होता है, उस पे स्टार बना देना चाहिए। स्माइली बना सकते हैं। जो बच्चे जैसे कोई काम करके लाए तो उनको रीइंफोर्स करने के लिए, हाँ, ये पढ़ाते वक़्त ही रीइंफोर्स मतलब कि करते हैं वो होता है। बट अगर बच्चों ने कोई काम करा है, हमने उनको होमवर्क असाइन करा और बच्चों ने कोई काम करा, होमवर्क नहीं, जैसे क्लास में हमने कोई काम करने को बोला बच्चों से, वो काम करके लाते हैं, तो उसपे आइसक्रीम बना देना जिससे कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। यकीन कीजिए छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, तो अगर उनको देखा जाए कि उनको गुड दे दिया जाता है कॉपी में तो वो बचा के रखते हैं। बिल्कुल ऐसे कि वो बिल्कुल उसपे गुड जो लिखा है उसपे कुछ आए ना। और बाकी बच्चों को दिखाते थे कि देख मेरे को तो मैम ने गुड दिया, मेरे को तो सर ने गुड दिया, मेरे को सर ने आइसक्रीम दी। जबकि वो सिर्फ़ पेन से बनाई हुई आइसक्रीम होती है, रियल नहीं होती। बट तभी बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगली बार उससे भी अच्छे से उसे काम को करके लाते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को रीइंफोर्स हमेशा करते रहना चाहिए जिससे कि जो उनका रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट की अगर बात की जाए, तो जो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए बिकॉज़ यू आर यूजिंग द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, हमें वर्बल, नॉन वर्बल ये जो रीइंफोर्समेंट होने चाहिए, जैसे कि बहुत अच्छा, मैंने मुँह से बोला। अगर मैं किसी बच्चे को जाके पीठ थपथपा रहा हूँ, तो और मोटिव कई बार तो बच्चे ये हो जाते हैं कि सर ने मेरे को मतलब कि पीठ थपथपाई मेरी, तो उसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट टाइम हर बार ये सोचते हैं कि पहले मैं आंसर करूँ। तो इसलिए हमें रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते रहना चाहिए और करना चाहिए। ये हमारे लेसन को, जो हमारा टॉपिक है, उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस करता है। नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की अगर बात की जाए, तो ये सेट ऑफ बिहेवियर्स होता है जिससे कि हम डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं। कहने का मतलब कि एक एक ही फॉर्मेट को हमें हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए क्लास में पढ़ाते वक़्त। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में गया, मैं टीचर वाली डेस्क पे गया, मैंने बुक निकाला, बोला बच्चों बुक निकालो।
और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने पढ़ा। नेक्स्ट डे भी आया मैं, ऐसे ही कंटिन्यू करा। नेक्स्ट आया तो ऐसे ही करा। तो इससे बच्चों को ना तो कुछ समझ आने वाला है, कोई बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा होगा, कोई बच्चा गेट के बाहर देख रहा होगा, कोई बच्चा कहीं देख रहा होगा, उनका ध्यान यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन होता है, ये इजिली डिफाइन किया जा सकता है सेट ऑफ बिहेवियर्स ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज और वेरिएशन इन द स्टिमुली यूज्ड टू secure and sustain pupils attention towards classroom activities, कि वो एक्टिविटीज जिनका यूज करके हम बच्चों के ध्यान को क्लासरूम में ला सकते हैं, उन एक्टिविटीज को हमें करना चाहिए जो कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आती हैं। एक लेसन प्लान जो मैंने बना रखा है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जिसका जो टॉपिक है, चैप्टर है फर्स्ट डे एट स्कूल। तो स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करते हुए अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो लेसन प्लान है इसमें मैंने स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को यूज़ करा है। तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करी उन पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा भी। तो जैसे मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट्स टेल मी डू यू नो अबाउट योर स्कूल। तो जो स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे यस सर। तो जो मैंने बोला, मेरे बोलने का तरीका, स्टूडेंट्स टेल मी डू यू नो अबाउट योर स्कूल। तो जो मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन था वो नॉर्मल डेज के का से अगर कंपैरिजन किया जाए तो चेंज था। बच्चों का ध्यान जाएगा, अरे वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि ये तो सर तो अलग तरह से बोल। तो बच्चों का जो अटेंशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा क्लास में, कि हाँ आज क्लास में मतलब कुछ चेंज हो के सर करवा रहे, कुछ चेंज करा है सर ने, तो जरा देखते हैं। नेक्स्ट फिर मैं बच्चों से पूछूंगा, स्टूडेंट्स डिड यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ यस सर आई नो, कुछ बोलेंगे नो सर आई आई डोंट रिमेम्बर, एक्चुअली आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, मुझे मम्मा छोड़ने आई थी, मुझे पापा छोड़ने आए थे। कुछ बोलेंगे नहीं सर मैं तो रो रहा था, मेरे को तो नहीं आना था। तो फिर उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मूवमेंट करूँगा। क्योंकि 3 to 4 रोज होती है मेरे हर नॉर्मल क्लास में। तो फर्स्ट रो से पूछ के अच्छा बच्चे नहीं आंसर, अच्छा बेटा आपको याद है। तो जो रो में बच्चा बैठा है वो बोलेगा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी है, ये था, ऐसा हुआ था, मम्मा ने मुझे टॉफी दी थी, बोला था बेटा जब मैं तेरे को लेने भी आऊंगी। तो मेरा मूवमेंट हो रहा है। तो नॉर्मल मैं टीचर वाले डेस्क पे खड़ा नहीं हूँ या उधर बोर्ड के पास खड़ा होकर नहीं पूछ रहा। मैंने बच्चों से मूवमेंट करते करते मैंने क्वेश्चन करा। तो बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे जिस रो में मैं जाऊंगा। अगर बच्चों का ध्यान कहीं और, सपोज खिड़की के साइड अगर कोई रो है उधर मैं जा रहा हूँ, तो बच्चों का ध्यान खिड़की के बाहर था, बाहर प्लेग्राउंड में तो दूसरे क्लास के बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा सोच रहा होगा अरे वो अगर उस बच्चे ने बैट अच्छे से पकड़ी होती ना तो इस बार तो छक्का लगता, मतलब इस बार 6 हो जाते, बाउंड्री पार। तो जैसे मेरी मूवमेंट हो रही है लाइंस में, मैं जैसे उस रो में गया, अचानक बच्चों का आएगा अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ, सर तो मतलब मतलब सर इधर इस रो से उस रो में मूवमेंट कर रहे हैं। अगर सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे आंसर देना है, तो मेरे को तो सुनना पड़ेगा। तो जो बच्चे का ध्यान है, क्योंकि एक टीचर जो है वो मूवमेंट कर रहा है क्लास में, एक ही रो में या एक ही पोजीशन पे स्टिल वो मूर्ति की तरह खड़ा नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है तो बच्चों का ध्यान रहेगा। और ये बच्चे सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो मतलब बाहर देखना नहीं, अगर सर ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे तो आंसर करना है ना। तो अभी रीइंफोर्समेंट वाला स्किल जो मैंने बताया था उससे रिलेट करके ही है, बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उनको रीइंफोर्स करना। तो जो मूवमेंट की वजह से बच्चों का ध्यान आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता हूँ कि डिड योर ड्राइंग्स वर गुड एज देयर। कि मतलब आप सोचते होगे ना कि मेरा स्कूल कैसा होगा, जो आपने ड्राइंग की होगी, क्या जो आपने ड्राइंग बनाई थी मेरे स्कूल की मेरा स्कूल ऐसा होगा, मैं ड्राइंग बनाई, क्या आपका स्कूल बिल्कुल वैसा है। तो बच्चे बोलेंगे यस सर उससे भी अच्छा है। तो इस टाइम मैं क्या यूज़ करूँगा, आई कांटेक्ट। अच्छा बच्चों आप ड्राइंग बनाते थे तो अपने स्कूल के बारे में, मेरा स्कूल है क्या बिल्कुल वैसा ही है। तो आई कांटेक्ट मैंने यूज़ करा, बच्चों की आंखों से आंखें मिलाई मैंने, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन भी मैंने यूज़ करा। तो बच्चों का जो मतलब जो बच्चे हैं वो आंसर करेंगे, और जो फिर से वही बात कि जो बच्चों का ध्यान किसी और साइड था वो पूरी क्लास का अटेंशन जो मैं जिस टॉपिक पे हूँ, जिस चैप्टर पे हूँ, उस पे ऑटोमेटिक आ गया होगा, कि बिकॉज मैंने इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करा, मेरा मूवमेंट हुआ, रोज़ में आई कांटेक्ट करा। वर्बल फोकसिंग कर सकते हैं हम क्लास में, और भी टीचिंग स्किल में, टीचिंग स्टाइल में, हर चीज़ में हम चेंज कर सकते हैं, फेस एक्सप्रेशन।
अगर मैं ये बोलूँ कि अच्छा जो हम पोएम आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो बच्चा था फर्स्ट ईयर स्कूल के टाइम पे वो रो रहा था, तो फेशियल एक्सप्रेशन मेरा कैसे होगा? जैसे रोने जैसा मैं मुँह बना सकता हूँ, उदास, बिल्कुल मतलब ऐसा जैसे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो फेस एक्सप्रेशन का मैंने यूज़ करा तो सभी बच्चों का ध्यान आएगा, अरे आज तो सर ने फेस मतलब सर ने बिल्कुल बच्चों जैसा फेस करा, ये तो सभी क्लास के सभी मतलब सभी बच्चों के जो क्लास में बैठे हैं सबका अटेंशन किधर आ जाएगा? सामने टीचर के पास। अच्छा सर ऐसा हुआ? नहीं सर मैं तो नहीं रोया था। तो इसलिए जो स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन का हमें वो हर यूज़ करते रहना चाहिए अपने क्लास में। अब कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के वो देखते हैं। जैसा मैंने चैप्टर के टाइम पे बनाया था, मूवमेंट्स हो सकता है, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ एक रो से दूसरे रो में। गेस्चर्स हो सकते हैं, मैंने गेस्चर्स जो है उनको चेंज करा, हर जो क्वेश्चन है उस पे चेंज करा, पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे भी चेंज करा, बच्चों के बीच में जाके मैं बिल्कुल सामने टीचर वाले डेस्क पे खड़े होके पढ़ाना, कोई ये संविधान में नहीं लिखा कि टीचर हो तो टीचर वाले डेस्क पे खड़े होकर ही आपको पढ़ाना है। कहीं स्कूल के लॉ में नहीं है कि अगर आप टीचर हो यहाँ पे तो आपको बच्चों के बीच में जाके खड़ा नहीं होना। तो इसलिए जो आप पढ़ा रहे हो तो ट्राई करो कि टीचर के डेस्क पे ना बैठो, मतलब बैठो या खड़े रहो मत, मूवमेंट करते रहो और बच्चों के पास जाओ। बच्चों का अटेंशन जाएगा और बच्चों का जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक जो आप पढ़ा रहे हो उस पे चला जाएगा। फोकस हमेशा करते रहना चाहिए। जो स्पीच पैटर्न है ये नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, एक ही स्पीच पैटर्न, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर स्पीच पैटर्न सेम रहा तो ऑटोमेटिक जो मैंने मूवमेंट और गेस्चर्स के थ्रू बच्चों का अटेंशन क्लास में एक्टिविटी पर लाया था, जो टॉपिक है उस पर लाया था, तो ऑटोमेटिक अगर वॉइस स्पीच पैटर्न एक ही है, स्टोरी मतलब मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं लेक्चर जैसा हो गया लेक्चर मेथड, तो कोई बच्चा बाहर खिड़की के देखेगा, कोई कहीं देखेगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन के स्टाइल में भी हमें चेंज करते रहना चाहिए कि किस अलग-अलग स्टाइल को हम यूज़ करें जिससे कि पूरी क्लास का ध्यान मेरे पास आ जाए। ठीक है? तो इस ऐसे ये सारे कंपोनेंट्स थे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के। जो नेक्स्ट स्किल है वो है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो पिक्चर में आप लोग इजीली देख पा रहे हो कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने कोई आकृति को ड्रॉ कर रखा है, कुछ लिख भी रखा है उन्होंने। एक्चुअली विजिबल है तो हम देख सकते हैं, बट ये जो है वो थोड़ा अपर स्टैंडर्ड का है, दैट्स वाई इधर मैं वो अभी ये नहीं बता रहा आपको। और जो बच्चा है वो हैंड रेज करके क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है। तो अभी हम आ रहे हैं स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो होता है सबसे मोस्ट सिंपल होता है, सुटेबल होता है और कन्वीनियंट टीचिंग एड होता है। हर क्लास में आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा। ब्लैक बोर्ड जो है उसको टीचर के राइट हैंड के रूप में भी जाना जाता है कि टीचर का जो राइट हैंड है वो क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तो आप देख सकते हो उनके ब्लैक बोर्ड पे। मतलब हर चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस आपने बोल ही दिया, चेंज कर दिया। कई बार ये हुआ कि सिर्फ आपने वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज कर लिया, मूवमेंट कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड है, मोस्टली सभी में होता है, तो उस ब्लैक बोर्ड पे आप टॉपिक लिखो, सब्जेक्ट लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, डेट वगैरह लिखो और जो कैरेक्टर्स हैं, ट्राई टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू आर टेलिंग टू द स्टूडेंट्स और यू आर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स। कि अगर मेरा कोई चैप्टर है सपोज हिंदी में, जैसे शेख बाजी मक्खी मैंने बताया, तो शेर है तो मैं ट्राई करूँ शेर को बनाने का। अच्छे से नहीं बन पाएगा बट बच्चों के लिए कोशिश करोगे तो बच्चे हाँ समझ जाएंगे, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर हमें भी बताइए ना ये कैसे बनाया आपने, मक्खी बना दो, शेर बना दो। तो इस तरह से जो क्लास का अटेंशन है वो भी बनता रहेगा और बच्चे जो हैं मतलब बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और जो ब्लैक बोर्ड है उस पे अच्छे से रहेगा तो कई बार बच्चे उसे देखते हैं ड्राइंग को, बच्चों के मन में खुशी आती है कि वाह इतनी अच्छी ड्राइंग है। और ये होता है कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं भी सर से पूछूंगा कि सर ये आप बताइए, आपने ये ड्राइंग बनाई शेर की तो मुझे भी सिखाओ, पूरी क्लास बोलेगी हाँ सर मुझे भी सिखाओ। तो द टीचर शुड नो हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली। अगर मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ब्लैक बोर्ड है उसका यूज इफेक्टिवली मुझे कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक बोर्ड वैसे का वैसा रहता है, टीचर कुछ नहीं करते। कुछ ऐसे भी होते हैं बट मोस्टली देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना चाहिए टीचर को बहुत अच्छे से आना जरूरी है। क्योंकि अभी वापस से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि ब्लैक बोर्ड जो है टीचर का राइट हैंड होता है। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के टाइम पे कुछ चीज़ें जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए वो क्या होती हैं?
ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसा कि ब्लैक बोर्ड है तो उसपे हमें सब्जेक्ट, टॉपिक लिख देना चाहिए, डेट है वो लिख देना चाहिए। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसी अक्षरों का जो आकार है ऐसा होना चाहिए कि क्लास के फर्स्ट बेंच पे जो रो है उसमें फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे को भी जो दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए बच्चे को भी अच्छे से दिखे। जो साइज है मेरे फॉन्ट्स का, जो मतलब आकृतियों का जो साइज है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सबको सही सही दिखे। कई बार होता है ना कि लिखते लिखते टीचर्स जो हैं कोई लाइन नीचे चली जाती है, स्टार्ट करा यहाँ से लेकिन नीचे की साइड चली गई, नीचे की साइड मुड़ गई। कई बार होता है कि लिखना स्टार्ट करे ऊपर की साइड चली गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिख रहे हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन में होना चाहिए। ये सभी चीज़ें टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाई जाती हैं कि कैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग आप ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए फर्स्ट जो थिंग है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे लिखोगे। ठीक है, तो जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं ऊपर नहीं जाना चाहिए, कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कई बार बच्चे होंगे जो सर इसके बाद कौन सी लाइन ऐड करनी है, आपने तो ये टेढ़ा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लास का जो आपने सब बच्चों का ध्यान एक साइड करा था फिर वो नहीं रह पाएगा। तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मोस्टली हमेशा ही होता है कि जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है बच्चे डिट्टो वैसा ही उतारते हैं। और अगर घर पे बाई चांस अगर टीचर ने गलत कर दिया है, इसलिए टीचर को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना चाहिए व्हेन टीचर इज यूजिंग ब्लैक बोर्ड स्किल। तो जैसे टीचर ने बाई मिस्टेक गलती से कोई मात्रा चेंज कर दी, भूल गया गलती से, जल्दी जल्दी में टीचर से हो गया, तो घर पे जाके बच्चों ने ये बोला बच्चा होमवर्क कर रहा है, तो बच्चे के पेरेंट्स ने देखा, अरे बेटा ये तो शेर में जो श है वो गलती से कुछ और है या कोई और मात्रा चेंज है। तो बच्चा बोलेगा नहीं, आप गलत बता रहे हो, आपको नहीं पता। जो मेरे टीचर है उन्होंने मेरे को तो ऐसे ही बताया है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो इसलिए जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दी मैंने गलती से एक चीज़, मुझे पता है कि बाई मिस्टेक वो गलत हुआ है, तो उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि अगर गलत ही रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे उसी को याद करते जाएँगे और ये होगा कि शेर को वो शेर बना देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। मात्रा की गलती हो गई, कुछ और गलत उत्तर उत्तर मैं मतलब आंसर जो है मैंने डिस्प्लेस कर दिया। ए जो फिल इन द ब्लैंक्स एबीसीडी थे, ए का आंसर बी में, सी का ए में, ऐसे चेंज, तो ये भी नहीं होना चाहिए, आंसर्स मिसप्लेस नहीं होने चाहिए। एक बार आपको चेक करना चाहिए कि जो आपने आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करे हैं, क्या वो सही हैं? जब भी आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ करो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप बिल्कुल क्लास से कट गए। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने जाओ तो ये नहीं कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है। ऐसे लिखो ब्लैक बोर्ड पे कि आप एक हाथ से लिखते रहो और आपका थोड़ा-सा ध्यान लिख रहे हो और पीछे मुड़ के देखते रहो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और सिंपल ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप ब्लैक बोर्ड जब यूज़ करो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये थोड़ा-सा बोरिंग हो जाएगा और वापस से आई एम रिपीटिंग द मेन थिंग दैट कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपकी बात ईज़िली नहीं मानेंगे। तो इसलिए अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करते रहो, कनेक्ट रहो, ब्लैक बोर्ड पे जैसे मैंने कोई समरी या कोई स्टोरी का कोई क्वेश्चन का आंसर ही सपोज़ मैंने लिखा, आंसर लिख रहा हूँ मैं, तो ये मैं लिखते जा रहा हूँ, मैं बच्चों से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पूछ भी नहीं रहा, और जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तो कोई बच्चा इधर है, कोई उधर है। थोड़ी देर में देख रहा हूँ तो वही इतनी ज़्यादा नॉइज़ कैसे आ रही है? तो बच्चे तो उठ गए हैं। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों? तो सर आप लिख रहे थे, आपने देखा नहीं, इसने इसे मार दिया। ये लड़ गया, ये इसने मेरा टिफ़िन छीन लिया, इसने मेरा पेन ले लिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड जब यूज़ कर रहे हो, तो लिखो और पीछे देखते भी रहो कि अरे! क्लास में हो क्या रहा है? बच्चों से कनेक्ट रहो कि बेटा को जो मैंने चीज़ लिखी, जंगल का राजा शेर होता है, मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने के साथ बोलूँगा और बोलूँगा कि आंसर नहीं क्वेश्चन। जंगल का राजा, फिर पीछे से आवाज़ आएगी, शेर होता है। तो मुझे ये पता चल गया, मैं देख भी लूँगा कि हाँ, बच्चों का कंसंट्रेशन किधर है, ब्लैक बोर्ड पे है, सामने है, क्लास में जो टीचर लिखवा रहे हैं। अब मैंने एक ईवीएस सब्जेक्ट में टॉपिक जो है डाल-डाल पर ताल-ताल पर ब्लैक बोर्ड स्केल को यूज़ करा है। और जैसे ब्लैक बोर्ड है तो डाल-डाल पर ताल-ताल पर जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसमें क्या है
कि डाल-डाल और ताल-ताल मतलब कि पक्षी और जानवरों की बात की गई है। तो ब्लैक बोर्ड पे मैं ये क्या कर सकता हूँ, कहीं कबूतर की फ़ोटो बना दूँ, चित्र बना दूँ। एक साइड पेड़ बना दिया मैंने, डाल, कुछ पत्तियाँ बना दी। आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के टाइम पे अगर आप कलरफुल चॉक्स को यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पे अगर आप ड्राइंग्स बनाओगे तो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ड्राइंग्स को देखकर। एक तरह से उनको ये कि मतलब सर तो ड्राइंग बना रहे हैं, मुझे भी ड्राइंग ही देखना है कि कैसे बना रहे हैं और मुझे भी बनाना ही है। तो इसीलिए जैसे चैप्टर है ये डाल-डाल पर ताल-ताल पर है। मैंने पेड़ बनाई, पेड़ की डाली बनाई, उसपे कौवा दिखा दिया, कबूतर बना दिया। तो डिफरेंट कलर के चॉक्स का यूज़ करूँगा तो थोड़ा-सा ये भी रहेगा कि कौवा कैसा, कबूतर कैसा अलग भी रहेगा। तितली बना सकता हूँ, नीचे मैंने घास बना दिया, मतलब ब्लैक बोर्ड के नीचे दिखाया कि घास है, उसमें मैंने तितलियाँ बना दी। साइड में थोड़े-से स्पेस पे ऐसा कर दिया कि तालाब बनाया, तालाब के पास मैंने कुछ जानवर दिया, मेंढक दिखा दिया, कछुआ दिखा दिया, और तालाब के अंदर जैसे भैंस जो है वो नहाने घुसे वो दिखा दिया। तो ट्राई कीजिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर पाएँ ताकि, और ड्राइंग्स हो उसमें मोस्टली रिटन मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो वो बोरिंग टाइप का हो जाएगा, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट उस पे नहीं आएगा। और कई बार ये जैसे अभी मैंने बताया कि इस ब्लैक बोर्ड को यूज़ कैसे करना चाहिए, तो एक और बात ये ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो कई बार होता है टीचर क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज इन द सेंस कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे तो ये नहीं कि जैसे आप पीछे मुड़े जहाँ जगह खाली दिखी वहाँ आपने लिख दिया। आप राइट कॉर्नर पे हो तो आपने वहीं पे लिखना शुरू कर दिया। सपोज़ आप लेफ्ट में चले गए तो आपने लेफ्ट में, ऐसा नहीं। ब्लैक बोर्ड को जैसे कि आप पीपीटी के स्क्रीन पे जो इमेज है इस पे देख पा रहे हो कि 3 इक्वल पार्ट्स में, जैसा आपको नीड है वैसे इक्वल पार्ट्स में एक चॉक से लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको ईज़ी हो कि ये मैंने पेड़ पे रहने वाले पक्षी और पक्षी बताए, तो मैंने इधर लिख दिया। इधर ड्राइंग बना दी, इधर लिख दिया। पानी में रहने वाले जानवर बनाए, मैंने इधर लिख दिया। जिनके पंख है जो उड़ जाते हैं, मतलब एक रंग के दिखने वाले पक्षी कौन होते हैं? तालाब के पास क्या कर, तो एक साइड मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। तो इसलिए हमें ब्लैक बोर्ड को अच्छे से इक्वली डिवाइड करना चाहिए और अच्छे से मैनेज तो करना ही चाहिए, और इसे यूज़ हमेशा हमें करना है। और एलिमेंट्री लेवल पे हो तो ट्राई करो जितनी ज़्यादा ड्राइंग्स बना पाओ उतनी बनाओ। नेक्स्ट जो है वो है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स जो है मतलब कि कई बार ये होता है कि टीचर जो है डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी टॉपिक को समझाने में। कहने का मतलब अगर एक टॉपिक है उसे मैं बच्चों को इजीली नहीं समझा पा रहा इन द सेंस कि बच्चे नहीं समझ पा रहे कि अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ कि ऐसे मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने ओशियंस हैं, ये कंट्री है, इधर ये कंट्री, बच्चे नहीं समझ पाएँगे, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्लोब वगैरह जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब है, तो हम उनको ग्लोब ला सकते हैं, क्लास में ग्लोब है, वो ला सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बॉल हम कागज़ की बना सकते हैं, ब्लू कलर की, उस पे कॉन्टिनेंट ब्राउन कलर से दिखाए, और एक गेंद क्या 2-4 बना लो, कागज़ की गेंद बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो हम बना सकते हैं। और वो 4-5 गेंद लाए और हर रो में बच्चों को दे दिया हमने, लो बेटा ये लो। तो अब गेंद को देखकर बच्चे समझ जाएँगे कि हाँ सर गेंद है। ब्लू कलर की कॉन्टिनेंट्स है क्या उनको इतना तो नहीं पता होगा, बट अगर मैं उसके थ्रू बच्चों को ये बताऊं कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये है, और ग्लोब मैं अपने पास रखूं, फिर बच्चों को एक एक करके बोलूं आओ इसे रोटेट करके देखो, फिर उससे अर्थ का रोटेशन मैं बता सकता हूँ बच्चों को। तो जो टॉपिक, जो कंसेप्ट मेरे को लग रहा था हार्ड है, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो बच्चों के लिए ईजी हो जाए क्योंकि वो अर्थ को एक हिसाब से फील कर पा रहे हैं। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको कही हुई बातों से ज़्यादा जो चीज़ वो फ़ील करते हैं वो समझ में आता है। तो इसलिए एज़ अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ईज़िली कैसे समझा सकते हो, एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दो कि उनको ईज़िली समझ आए और वो हमेशा उनको माइंड में रहे। रटे किसी भी चीज़ को नहीं, जब भी उन्हें पेपर में आए कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, कि अर्थ का कलर क्या है, तो उनको सडनली माइंड में आना चाहिए कि अच्छा हाँ, सर ने तो गेंद दी थी ना, तो जो वो तो पूरा ब्लू-ब्लू था। तो वो तो ब्लू कलर का है, सर ने बताया भी था। तो इनके माइंड में ये आ जाएगा कि हाँ, सर ने जो गेंद दी थी उस पे भी था और मैंने यूज़ करा, मतलब कि मैंने एज़ अ टीचर बताया तो उनको याद आएगा, फिर वो लिख पाएँगे। तो कैसे एक हार्ड टॉपिक को ईज़ी हमने बना दिया, तो हमें
इस वाले स्किल को भी यूज़ करते रहना चाहिए, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। जैसे एक माइक्रो लेसन प्लान मैंने बना रखा है यूजिंग स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। ईवीएस में है डाल डाल पर ताल ताल पर, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट चैप्टर। इस पे जैसे कि बच्चों, आपने क्या सभी ने पेड़ देखे हैं? तो बच्चे बोले हाँ सर, हमारे घर में हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं। अच्छा, फिर मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों इन पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? तोता, कबूतर, गौरैया बच्चों के जवाब आएंगे। ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या करा, बच्चों को जब ये पूछा कि पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, तो बच्चों को मैं जो स्कूल का ग्राउंड है उधर ले गया। बच्चे उसे देखें, हाँ सर वो देखो कबूतर, वो देखो कौवा, वो देखो तोता। तो मैंने प्रैक्टिकली बच्चों को शो करा। एग्जाम्पल हो गया। पेड़ों पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? कई बार होता है कि पेड़ पर बंदर होते हैं, गिलहरी होते हैं, तो वो तो हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, बट अगर नहीं हुआ, बंदर नहीं हुआ, गिलहरी बाई चांस उस टाइम नहीं हुई, तो ये हो सकता है कि हम चार्ट के थ्रू हमने बच्चों को दिखाया, तो हमने इधर एग्जाम्पल में चार्ट यूज कर लिया। फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों तालाब में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे कि सर रहते तो ये मेंढक, बकरे, मछली वैसे, लेकिन हमने कभी, मतलब कई बच्चे होंगे जो बोलेंगे हमने कभी तालाब नहीं देखा। तो मैं ये एक स्मॉल वीडियो में अपनी क्लास में प्ले कर सकता हूँ कि हाँ ये देखो बच्चों, ये तालाब है और इसमें कौन कौन से जानवर है, कौन कौन बैठा हुआ है, कौन कौन पानी में है, इससे आप इजीली देख सकते हो। तो वो स्मॉल वीडियो मैंने यूज करा इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल स्किल में। मैं क्रोकोडाइल की पिक्चर्स बच्चों को दिखा सकता हूँ, प्रीवियस नॉलेज उनका चेक कर सकता हूँ। तो ये इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स का ऐसे ऐसे हम यूज अपने क्लास में टीचिंग के टाइम पे कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स में? फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जांपल्स, कि जो हम एग्जांपल्स जो हैं हमारे वो रेलेवेंट होने चाहिए। जो हम एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों को सिंपल होना चाहिए। ये नहीं कि बात हम छोटे लेवल पे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बट जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो रॉकेट साइंस का है। रॉकेट कैसे बनता है, उसमें कौन सी फ्यूल यूज होती है, कैसे उड़ता है, तो ये सारी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल जो रॉकेट साइंस का मैंने दिया सिर्फ इसलिए कि बच्चों के लिए, अगर हमने डिफरेंट कोई उस टॉपिक से डिफरेंट एग्जाम्पल दिया तो उनके लिए वो बिल्कुल रॉकेट साइंस हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया सर, बच्चे कई बोलते हैं कई नहीं बोलते, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को नहीं समझ आ पाता। तो इसलिए हमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंटरेस्टिंग यूज करने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, रिलेवेंट हो, और अप्रोप्रिएट होने चाहिए कि जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स के। फाइनली हम अपने समरी पे आ गए कि जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स है उसमें क्या होता है। तो सिंपल सी अभी तक इतने पूरे प्रेजेंटेशन में हमें जो बात है वो समझ आ रही है कि एक जो टीचर होता है वो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्किल्स को यूज करते हैं, ताकि जो उनकी टीचिंग है वो इफेक्टिव हो पाए। जो अभी हमने 8 टीचिंग स्किल्स की बात की, उसमें 8 स्किल्स होते हैं, जिसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ reinforcement, skill of probing question, skill of using blackboard, skill of introduction, making the students quite curious and motivated them for study topic through previous knowledge testing। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों का प्रीवियस नॉलेज भी मतलब कि चेक करते रहना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सिर्फ अभी तक ये जो बात समझ आई वो ये आई कि एक जो टीचर है उसे बहुत मतलब टीचिंग एड्स जो होते हैं, कई बार उसे उन्हें खुद अपने गेस्चर्स को, अपने फेस पे स्माइल हर टाइम मोस्टली हर टाइम रखना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है। जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स है उसमें उनको मतलब कि वे में चेंज लाना पड़ता है। सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, बच्चों को कनेक्ट करो, बच्चों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी स्किल्स में हमने पढ़ी, वो यही थी कि एक टीचर बहुत सारे स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो टीचिंग है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव हो पाए। थैंक यू सो मच। मेरी पीपीटी यहीं पे कंप्लीट हो गई। धन्यवाद उज्जवल, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। अब मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे लिए रखे हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने रखा है वो है, व्हाट प्रिवेंशंस वी हैव टू टेक व्हेन यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी ब्लैक बोर्ड स्किल के टाइम पे बताया
कि ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के टाइम पे हमें अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल हम क्लास से कट के अगर हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो हम वर्ड अक्षर्स लिख रहे हैं उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड पे, उनका साइज़ इक्वल होना चाहिए। एक लाइन्स में होनी चाहिए। अलग-अलग चॉक्स के कलर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग हो, बच्चों का ध्यान हो। ब्लैक बोर्ड पे हम ड्राइंग्स भी बना सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उसे देखें। तो इस तरह से और लिखते टाइम पे हमें एक या मतलब ब्लैक बोर्ड को इस तरह से डिवाइड कर लेना चाहिए कि मतलब कोई भी मिक्सअप चीज़ें ना हो पाएँ। अलग-अलग है वो अलग दिखे। क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो जैसा मैंने पहले ही बताया कोई चीज़ नीचे लाइन लिखते-लिखते नीचे चली गई, कई चीज़ें ऊपर चली जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे जो व्यूअर्स ने पूछा वो है, व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल वी कैन यूज इन आवर क्लासरूम? एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात की जाए, तो जैसे चार्ट्स वगैरह हम दिखा सकते हैं। चार्ट्स हो गया, टीचिंग एड हो गई, इन सबको यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का क्लास में ध्यान रहे। एग्ज़ाम्पल्स जैसे व्यूअर का एक क्वेश्चन था कि किस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हों, तो अगर मेरा देखा जाए तो मैं लाइव एग्ज़ाम्पल्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना चाहूँगा क्योंकि एक चार्ट को देखकर जितना बच्चों को समझ नहीं आएगा, उससे ज़्यादा बच्चों को इससे समझ आ जाएगा कि हम तो ग्राउंड में जाके हमने ये करा था। कि अभी मैंने एक आपको पीपीटी में लेसन प्लान दिखाया था डाल-डाल पर ताल-ताल पर। तो उसमें बच्चों को मैं ग्राउंड पे ले गया था जिससे कि बच्चों ने पक्षियों को देखा, कौन से जानवर रहते हैं उनको देखा और फ़ील उन्होंने करा कि हाँ, नेचर मतलब कि पेड़ कैसे होते हैं, क्या होता है। तो इसलिए लाइव एग्ज़ाम्पल्स पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। बट हाँ, एग्ज़ाम्पल्स की बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल्स तो हमेशा यूज़ करने चाहिए और एग्ज़ाम्पल्स वैसे हों जो बच्चों को ईज़िली समझ आ सकें। हार्ड एग्ज़ाम्पल नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके उज्जवल, जो तीसरा सवाल हमारे जो व्यूअर्स ने पूछा वो है, हाउ टू इंट्रोड्यूस लेसन इफेक्टिवली? अपनी लेसन को कैसे इफ़ेक्टिवली इंट्रोड्यूस कर पाएँ क्लास में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डेली एक ही जैसे मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ, क्लास टीचर हूँ, तो मेरा मेरे क्लास में हर दिन जाना होता है। तो ये हो सकता है कि और चैप्टर भी तो मुझे पढ़ाना ही है। तो एक ही स्किल को यूज़ करके हमेशा मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करूँ। जस्ट लाइक अगर मैं गया आज मैंने जाते ही स्टार्ट कर दिया कि बच्चों बुक निकालो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होगा कि नेक्स्ट डे मैं गया मैंने किसी स्टोरी से स्टार्ट कर दिया कि बच्चों ये स्टोरी थी, ऐसे था, फिर ये चीज़ें हुई। बच्चे तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि मैं टीचर की लाया मैंने कहा बच्चों को दिया, मैंने बॉल दे दी बच्चों को जैसे मैंने आपको बताया अर्थ का समझाने के लिए, तो बच्चे उसे फ़ील करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से रिलेट करके बच्चों का ध्यान किधर आएगा? टॉपिक पे। और सीधी सी बात है जितना अच्छा इंट्रोडक्शन चैप्टर का होगा, बच्चे उतने ज़्यादा ही फ़ोकस होके देख पाएँगे और उतने ही ज़्यादा फ़ोकस होकर मतलब चैप्टर को पढ़ेंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन स्किल का तो बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए हमें। नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, डू वी हैव टू यूज क्वेश्चनिंग स्किल एट एलिमेंट्री लेवल? बिल्कुल मैंने उस टाइम भी प्रेज़ेंटेशन के टाइम पे बताया था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग पूछते हैं कि छोटे बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए? तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि येस बिल्कुल पूछने चाहिए। अगर बच्चों से क्वेश्चन हम पूछेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं है। बच्चों का ध्यान क्लास में है या फिर नहीं है। खिड़की के बाहर बच्चे दूसरी क्लास से खेल रहे हैं उधर है, क्लास के बाहर से बच्चे जा रहे हैं, कोई चीज़ लेके उधर है कि अरे वो तो ये लेके के जा रहा था, उसके पास तो ऐसे कलर का बैग है वो उधर जा रहा था, वो मैम उधर से गई। तो नहीं, अगर क्वेश्चनिंग स्किल का जब हम यूज़ करेंगे, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि बच्चों का कंसंट्रेशन किधर है, बच्चों का ध्यान किधर है। इसलिए हमें क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक जो चीज़ है, कुछ चीज़ें उनका ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जो क्वेश्चन्स हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होने चाहिए। पढ़ा मैं हिंदी रहा हूँ और अगर मैं ईवीएस से अगर मैं क्वेश्चन्स पूछूँ, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करना बच्चों को डिमोटिवेट कर देगा कि सर ने क्वेश्चन मतलब पढ़ा कुछ और ने कहीं और से क्वेश्चन पूछ लिया। हार्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होने चाहिए और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन्स तो पूछने चाहिए। नेक्स्ट। ओके उज्जवल, जो आखिरी क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने रेज किया वो ये है, डू वी हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्लेनेशन स्किल्स? एक्सप्लेनेशन स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो मैंने अगर जितने अच्छे से टीचर एक्सप्लेन करेंगे किसी चैप्टर को, बच्चों के दिमाग में उस चीज़ को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी।
तो अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द जिनको हिंदी में बोला जाता है, उनका मतलब पहले ही बता दें। चैप्टर अगर हम कोई पढ़ा रहे हैं तो उसमें ट्राई करें कि ईज़ी वर्ड का यूज़ करें, अगर कोई हार्ड वर्ड है तो उसकी जो ईज़ी मीनिंग है वो यू बताएँ, जिससे कि बच्चे चैप्टर तो समझ पाएँ। अगर उस कठिन शब्द को ही हमने यूज़ कर दिया तो बच्चे उधर ही रुके रह जाएँगे और हम आगे बढ़ जाएँगे, बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। टीचर अपने मूवमेंट्स को, गेस्चर्स को, इन सभी चीज़ों को चेंज करेंगे, तो बच्चे जो है आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखने की चाहिए कि जितने अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उतने ही अच्छे से बच्चों को समझ भी आएगा और अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल वो ब्लैंक नहीं हो जाएँगे। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं, इतने ही सवाल थे। बहुत-बहुत धन्यवाद उज्जवल। उम्मीद है हमारे सभी व्यूअर्स की जो क्वेरीज़ थी वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। तो आज थे हमारे साथ उज्जवल कुमार, जिन्होंने टीचिंग स्किल्स में माइक्रो टीचिंग के बारे में हमें अपनी प्रेजेंटेशन से बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो माइक्रो टीचिंग को से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब मैं दिवेश चमोली आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। सीखते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए द लर्निंग रेनबो विद डाइट आर के पुरम। धन्यवाद।